हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमिस्ट जेके मेहता साहब के बारे में जानेंगे। देखिए, ये जो इकोनॉमिस्ट है इनकी थ्योरीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ज़्यादा बुक्स में या ज़्यादा सोर्सेज में इनकी प्रॉपर थ्योरीज कभी हाईलाइट करी ही नहीं गई हैं। तो इनकी थ्योरीज को हम लोग बहुत ही डीप तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ जेके मेहता। देखिए, सबसे पहले हम लोग इनके आइडियाज़ को जानने से पहले थोड़ा सा इनका बेसिक चीज़ें जानेंगे। ये जो है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इंडियन इकोनॉमिक्स रही है आपकी, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। ये आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर भी रहे थे, और साथ ही साथ ये जो है ये बेसिकली इकोनॉमिस्ट तो थे, साथ ही साथ ये फिलोसोफर भी थे। तो इनकी जो भी आप इकोनॉमिक आइडियाज़ देखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा मैथ्स का इस्तेमाल नहीं है, या बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल नहीं है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक जो नॉर्मेटिव साइंस है वैसे एक जो पॉजिटिव साइंस होती है वैसा नहीं है इनके में। पूरी थ्रू आउट नॉर्मेटिव अप्रोच है, इन्होंने फिलॉसफी दी है। चाहे इनकी वांटलेसनेस की थ्योरी हो, चाहे इनकी जो भी ग्रोथ की थ्योरी हो, या इनकी जो फास्टिंग वाला जो कंसेप्ट है, सब कुछ कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि कुछ ऐसी बातें जो होते हैं नहीं, फिलोसफर लोग बहुत कुछ बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा आइडियल लाइफ होनी चाहिए, ऐसा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो है जेके मेहता ये महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो ओवरऑल जो इनका जो वांटलेसनेस की थ्योरी है वो भी कहीं ना कहीं महात्मा गांधी क्या कहते थे कि आपको अपनी आवश्यकताओं को कम करना चाहिए, या आवश्यकताओं को जब आप कम करेंगे, कहते नहीं, वो कहते थे कि सादा जीवन उच्च विचार। तो उन्हीं सारे कंसेप्ट्स को जेके मेहता ने इकोनॉमिक्स में यूज़ किया और अपने इकोनॉमिक आइडियाज़ दिए। सबसे पहले ये डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या देते हैं, ये कहते हैं इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ मीन्स टू द एंड ऑफ वांटलेसनेस। वांटलेसनेस का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग इस टर्म को यहाँ पर देखते हैं। वांटलेसनेस आखिर क्या होता है? वांट मतलब इच्छाएं, जो आपके किसी भी तरीके की आपकी जो वांट होती है। लेसनेस मतलब इच्छा रहित होना, यानी आपकी जो नीड्स हैं या जो वांट्स हैं उनको कम करना, या फिर उनके बिना अपने जीवन को जीना। इनका बेसिक जो आइडिया है इकोनॉमिक्स का, ये क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो इंसानों की वांट्स को पूरा करने के लिए, या इंसान अपनी वांट्स को किस तरीके से पूरा करे, इसको स्टडी करने वाली साइंस क्या है आपकी, ये इकोनॉमिक्स है। ह्यूमन बिहेवियर इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ह्यूमन का जो बिहेवियर है, देखिए थोड़ा सा ये मार्जिनलिस्ट लोगों के ही जो मार्जिनलिस्ट थिंकर थे उन्हीं के जैसे इन्होंने भी अपनी थ्योरीज दी है, चाहे वो जेवॉन्स, मेंगर या ये सब जो भी थे, उसी की तरह ये भी क्या कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स का काम है, इकोनॉमिक्स का काम क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसान की जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए हेल्प करे, या फिर जो ये कहते हैं कि एक तरीके से जो हमारे माइंड में एक डिसइक्विलिब्रियम होता है। डिसइक्विलिब्रियम किस चीज़ का? डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ बराबर ना होना। पेन और प्लेजर का डिसइक्विलिब्रियम ये बताते हैं, यानी पेन जो है ये अनएंडिंग है, ये हमेशा आपकी लाइफ में पेन तो रहेगा ही रहेगा, और प्लेजर को आपको बढ़ाना चाहिए या बढ़ाने की आप कोशिश करते रहते हो विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को ये ऐसी साइंस बताते हैं जो आपके पेन को कम करने की कोशिश करती है, और आपके प्लेजर कैसे मिलेगा? आप किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हो, आपको कुछ खाना पीना पसंद है, आपको कुछ कपड़े पहनना पसंद है, आपको कुछ बाहर शॉपिंग करना पसंद है, उससे आपको प्लेजर मिलता है। तो ये सब इकोनॉमिक्स का ही काम है। तो ये क्या कहते हैं कि वांट और पेन जो है ये एक जैसे हैं। ठीक, जितनी ज़्यादा आपकी ज़रूरतें होंगी, जितनी आपकी वांट्स होंगी, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में पेन रहेगा। तो देखिए ये थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें बताते हैं जो कि बहुत रियलिस्टिक नहीं होती है, मगर फिर भी इनकी थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि परफेक्ट इक्विलिब्रियम पेन और प्लेजर के बीच में कभी इस्टेब्लिश ही नहीं हो सकता है। हमेशा जो है पेन आपके तब तक ज़्यादा रहेगा जब तक आपकी वांट्स ज़्यादा रहेंगी। तो सबसे पहले आपको अपनी ज़रूरतों को ही कम करना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में खुश रहेंगे, तभी आपको जो सेटिस्फैक्शन है किसी भी कमोडिटी से वो आपका ज़्यादा रहेगा, और तभी आपका वेलफेयर होगा। देखिए सारी चीज़ें इनकी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इनका वांटलेसनेस, इनका आपका पेन या प्लेजर या परफेक्ट इक्विलिब्रियम, और साथ साथ में जो आगे हम लोग इनका वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, सारी
चीज़ें एक साथ में जुड़ी हुई है। अगर आप अपनी ज़रूरतों को कम कर देंगे तो आपका जो इक्विलिब्रियम है पेन और प्लेजर के बीच में वो इस्टेब्लिश होगा, और अगर पेन और प्लेजर आपका इक्विलिब्रियम में होगा तो उससे आपका सोशल वेलफेयर होगा। देखिए, इकोनॉमिक जनरलाइजेशन, ये क्या कहते हैं कि जो इकोनॉमिक थ्योरीज है वो बहुत ज़्यादा जनरलाइज कर देती हैं चीज़ों को किसी भी आइसोलेटेड फॉर्म में। हम जब नेशनल इनकम पढ़ते हैं, हम जब नेशनल एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, नेशनल ग्रोथ पढ़ते हैं या इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी एक आइसोलेटेड या किसी एक फॉर्म, किसी एक इंडस्ट्री की बात नहीं करते। हम लोग एक जनरलाइज्ड एजुकेशन देते हैं या जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसको ये इकोनॉमिक जनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक, और इसके बाद हम लोग इनका स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स के बारे में क्या व्यूज़ थे। देखिए, ये क्या कहते हैं, स्टैटिक इकोनॉमिक्स क्या होती है, जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर और जहाँ पर कोई ज़्यादा चेंजेस ना हो रहे हो, स्टैटिक हो, कोई चीज़ स्टैटिक है। और डायनेमिक इकोनॉमिक्स क्या होता है, डायनेमिक इकोनॉमिक्स को इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से बताया, तो जो जेके मेहता कहते हैं मैं उससे पहले एक्सप्लेन करूँगा। ये क्या कहते हैं कि जैसे आपकी कोई चीज़, एक साइकिल चल रही है या कुछ भी चल रही है, डायनेमिक इकोनॉमिक्स का काम क्या है कि ये एक एक पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो चेंजेस होंगे उन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए ये आपकी डायनेमिक इकोनॉमिक्स का काम होता है या स्कोप होता है, यानी उन सारे डॉट्स को कनेक्ट करना। यानी अलग अलग टाइम पे, हर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पर, हर एक जो इकोनॉमी है या एक फर्म है वो क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ही रहती है। लेकिन जब ये अलग अलग स्टैटिक इक्विलिब्रियम में चेंजेस होते हैं, जब इन सारे डॉट्स को मान के चलो यहाँ से यहाँ तक एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, एक यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, एक अलग अलग, ये इतना पार्ट जो है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन इसको जब हम लोग अलग अलग डॉट्स को जब मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जाता है। ये एक एग्जांपल से समझाते हैं कि जो डायनेमिक्स है या डायनेमिक इकोनॉमिक्स है वो आपके लॉस ऑफ प्रोडक्शन को शॉर्ट पीरियड में एक कंसीडर करती है, लेकिन जो आपकी स्टैटिक इकोनॉमिक्स है वो शॉर्ट पीरियड से या ट्रेड साइकिल से उसको कोई भी मतलब नहीं पड़ता है। ठीक, वो चलती रहती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका ट्रेड साइकिल पे, जिनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनसे ट्रेड साइकिल की वजह से जिन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इसको ये एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इस वजह से हम लोग अब आगे के जो कंसेप्ट हैं उन्हें थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे। कंज्यूमर सरप्लस को इन्होंने कैसे डिफाइन किया, सेम जैसे मार्शल ने बताया था कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। जैसे आप मार्केट में किसी चीज़ को खरीदने गए, मान के चलिए आपको एप्पल खरीदना है 50, आप अपने दिमाग में सोच के गए कि यार मम्मी ने घर से 60 रुपये मुझे दिया है, मैं 60 रुपये तक 1 किलो एप्पल खरीद सकता हूँ, इतनी मेरी हैसियत है या इतना ही मेरे पास पैसा है। आप गए, आपने सेब वाले से पूछा कि भाई कितने का दे रहे हो सेब, उसने कहा कि 50 रुपये किलो है। अरे यार, खुश हो गए, आपको तो 10 रुपये बच रहे हैं, मैं तो अब मम्मी को नहीं दूंगा, मैं तो अपना कुछ और दूसरा कुछ खा लूँगा या दूसरी किसी चीज़ को खरीद लूँगा, या फिर मैं अपने पास पैसा बचा लूँगा। तो आपका ये जो 10 रुपये बचा है ये क्या है, आपका कंज्यूमर सरप्लस है। इसको ही सेम चीज़ मार्शल ने बोली थी, सेम चीज़ जेके मेहता डिफाइन करते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, ये डिफरेंस बिटवीन सेटिस्फैक्शंस होता है या डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी होता है। किस चीज़ का डिफरेंस, कि या तो आप किसी चीज़ को खरीद लो या फिर उसको छोड़कर चले जाओ, इनके बीच में जो डिफरेंस है इसको ये क्या कहते हैं, आपका कंज्यूमर का सरप्लस। यानी अगर वो जो सेब वाला है, अगर वो आपको 60 रुपये भी बोलता तब भी आप उसकी दुकान से वो सेब खरीद लेते, आप उसे छोड़ करके नहीं जाते, क्योंकि आपने अपने दिमाग में 60 रुपये बनाया था। लेकिन अगर वो 70 रुपये बोलता, आपकी जेब में तो 60 ही रुपये, तो आपको वहाँ से छोड़ करके जाना पड़ता। तो इसी चीज़ को जेके मेहता एक्सप्लेन करते कि आपको छोड़ के नहीं जाना पड़ रहा है, और उल्टा आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उनके बीच में जो डिफरेंस है, जो 10 रुपए का जो डिफरेंस है वो आपका कंज्यूमर सरप्लस होता है। अब देखो, इंटरेस्ट को लेके इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है, सारी थ्योरीज को इन्होंने, चाहे वो एब्सटिनेंस थ्योरी हो, चाहे वो आजियो थ्योरी हो, चाहे वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी हो, अलग अलग थ्योरीज आपने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़ी होंगी, इंटरेस्ट किस बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सारी थ्योरीज को ही ऑलमोस्ट सही माना है, या फिर ऑलमोस्ट इन्होंने इनके जो व्यूज़ है वो सारी थ्योरीज को लेकर के ही एक पॉजिटिव व्यू रखा है। इन्होंने क्या कहा है कि जो जैसे आजियो थ्योरी हमने जो पढ़ी थी, आजियो थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि इंटरेस्ट क्या है, वेट करने का एक तरीके से रिवॉर्ड है। यानी आप अपने पैसे को अभी इस्तेमाल करके अपनी लग्जरी पे, अपनी मस्ती में, मौज मस्ती में इस्तेमाल ना करके आप उसका कुछ मशीन खरीद रहे हो, कुछ कैपिटल खरीद रहे हो और उससे प्रोडक्शन कर रहे हो। यानी प्रोडक्शन से जब वो जो भी आपने जो आइटम बनाया है वो जब बिकेगा, फिर बाद में कभी पैसा आएगा, तो बहुत समय तक
आपको इंतज़ार करना पड़ता है। जो कैपिटलिस्ट होते हैं या जो कोई अपनी इंडस्ट्री लगाता है, वो उसे पहले तो शुरुआत में बहुत पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन बाद में उसके पास जो प्रॉफिट आता है तो उससे वो इंटरेस्ट तो काटेगा ही अपना, क्योंकि भाई इतना वेट किया है आपने। तो सेम चीज़ ये भी कहते हैं कि जो वेट करने का या एक जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होती है। देखिए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि आप एक यूनिट कैपिटल लगाते हैं तो कितना यूनिट प्रोडक्शन बढ़ता है। आपने एक नई मशीन लगाई, मान के चलिए आपकी सिलाई करने की फैक्ट्री है, ठीक। आप पहले 100 किलो कपड़ा बनाते थे, हाँ 100 किलो आप कपड़ा बनाते थे, आपने एक और मशीन लगाई, आप 105 किलो कपड़ा आप बनाने लगे हो। तो ये जो 5 है ना, वो उस एक मशीन की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी, यानी एक यूनिट ऑफ कैपिटल की मदद से आप कितना यूनिट ऑफ प्रोडक्शन करते हो। तो ये क्या कहते हैं जेके मेहता कि या तो वेटिंग का भी हो सकता है इंटरेस्ट, या फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की वजह से इंटरेस्ट होता है, या फिर ये कहते हैं कि जो कीन्स ने बोला है, जो क्लासिकल्स ने बोला है, सारी थ्योरीज एक बराबर है या सारी थ्योरीज सही है इंटरेस्ट की। तो इनका कुछ एक अलग कुछ डेविएटेड फॉर्म में इन्होंने नहीं बोला है। अब जो यहाँ से इनके मेन इकोनॉमिक आइडियाज़ है वो उनकी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले इनका जो वांटलेसनेस थ्योरी है, जो सबसे कंफ्यूजिंग रहता है, बच्चे बहुत ज़्यादा अलग अलग सोर्सेज से पढ़ते हैं, अलग अलग चैनल से पढ़ते, बट उन्हें नहीं समझ में आता है। तो इसको मैं बहुत ही ईजी तरीके से, देखिए अगर आपने मेरे चैनल पर महात्मा गांधी जी की वीडियो देखी है, इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ महात्मा गांधी, ये तो आपके लिए इसे समझना बहुत ईजी होगा। अगर आपने नहीं देखी है सो अभी आई बटन पे जो आपका लिंक आ रहा है उसको आप देख करके वहाँ से महात्मा गांधी के आइडियाज़ को देख सकते हैं। महात्मा गांधी जी क्या कहते थे कि आपके जो ज़रूरतें हैं, जो वांट्स है, इंसान को उसे कम करना चाहिए। सेम चीज़ जेके मेहता भी क्या कहते हैं कि वांटलेसनेस का मतलब ये नहीं कि आप खाना पीना छोड़ दो, आप कुछ बाहर काम करना छोड़ दो, आप पैसा कमाना छोड़ दो, नहीं। वो क्या कहते हैं कि आप इन सभी कामों को करो मगर एक सेल्फलेस मोटिव से करो। मतलब आपका ये नहीं होना चाहिए, कहते हैं ना कि आप खाना खाओ तो उतना ही खाओ जितना आपके पेट को ज़रूरत है या जितनी आपकी ग्रोथ के लिए। ये नहीं कि बिल्कुल आप खाना बैठ गए हो, आप पूरा खाते ही चले जा रहे हो, खाते ही चले जा रहे हो और ज़बरदस्ती का ठूस ले रहे हो पेट में, या बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा अमीर बनने की या बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे गलत काम करके इनकम करने की आपके अंदर सोच नहीं होनी चाहिए। आपको उतनी, कहते नहीं, चादर उतनी फैलानी चाहिए जितने बड़े आपके, पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी आपकी चादर हो। सो सेम चीज़ वो कहते हैं कि आपको अपनी ज़रूरतों को कम करना चाहिए, आपको अपनी वांट्स को कम करना चाहिए। उसी से क्या होगा, आपका सोशल वेलफेयर होगा। अब इसी वांटलेसनेस थ्योरी का इस्तेमाल ये अपनी वेलफेयर इकोनॉमिक्स की थ्योरी में करते हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स ये क्या कहते हैं कि वेलफेयर जो है, इंसान का जो वेलफेयर है वो क्या है, वो एक एथिकल कंसेप्ट है। वो इस चीज़ पर नहीं डिपेंड करता है कि कितना उसने पैसा कमा लिया या कितना वो अमीर है। नहीं यार, वेलफेयर जो है वो अलग अलग चीज़ों पे, आपके दिमाग में कितना पीस ऑफ माइंड है, कितना आप खुश हो अपनी फैमिली के साथ, हैप्पीनेस, प्लेजर, इन सब चीज़ों से आपका जो वेलफेयर है वो डिपेंड करता है। सोशल वेलफेयर इज अ काइंड ऑफ वेलफेयर विच इज़ लोकेटेड एट माइंड ऑफ अ पर्टिकुलर मैन। आपकी सोच में आप खुश हो कि नहीं। बहुत लोग बहुत अमीर होते हैं, बहुत पैसा होता है, मगर फिर भी वो खुश नहीं होते। लेकिन यहाँ पर ये क्या कहते हैं, खुशी का केवल पैसा या केवल बहुत ज़्यादा तरक्की करना ही खुशी का आपका कारण नहीं हो सकता है, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और किसी की भी खुशी को कोई नॉर्मल इंसान नहीं नाप सकता। उसको नापने के लिए तो कोई सुपरमैन आना चाहिए, ठीक। देखिए, थोड़ा सा आपको हंसी आएगी या थोड़ा सा आपको इलॉजिकल चीज़ें लगेंगी, क्योंकि ये सभी जो इनके आइडियाज़ है सब कुछ आपका फिलॉसफी है। इन्होंने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स में कीन्स की तरह या सेल की तरह या एडम स्मिथ की तरह लॉज नहीं दिए, बल्कि इन्होंने क्या, फिलॉसफीज़ दी हैं। तो आपको इन्हें इसी तरीके से समझना होगा और इसी तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना भी होगा। तो ये क्या कहते हैं कि इंसान के माइंड में क्या उसका वेलफेयर है, उसको नापने के लिए कोई एक नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक सुपरमैन चाहिए होगा। तो ये कहते हैं कि सुपरमैन ही आपका सेटिस्फैक्शन को नाप सकता है। बाकी आपकी जो भी ओवरऑल आज तक जो भी इकोनॉमिक्स रही है वो किसी ना किसी तरीके से वेलफेयर को या प्लेजर को ही इंक्रीज़ करने के लिए हर किसी ने, चाहे वो एडम स्मिथ हो, चाहे वो कीन्स हो, चाहे जो भी क्लासिकल्स हो या मार्जिनलिस्ट हो या एल्फ्रेड मार्शल हो, इन सब ने क्या कोशिश करी है, ऐसी थ्योरीज डेवलप करे जिसकी मदद से वेलफेयर बढ़े। तो अब लास्ट इनका जो कंसेप्ट है वो हम लोग देखेंगे, इकोनॉमिक्स ऑफ फास्टिंग। लास्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स ऑफ फास्टिंग में ये क्या कहते हैं कि एक किसी फर्म को क्या करनी चाहिए, फास्टिंग करनी
लीजिए। फास्टिंग का हिंदी में क्या मतलब होता है? व्रत रखना या फिर किसी तरीके से किसी चीज़ से परहेज करना, वो भी फास्टिंग होता है। तो ये क्या कहते हैं, फास्टिंग क्या होता है? फास्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप खाना पीना छोड़ दो। फास्टिंग दो तरीके की होती है, एक माइंड की फास्टिंग होती है और एक बॉडीली फास्टिंग होती है। माइंड की फास्टिंग, आप किसी के बारे में गलत मत सोचो, आप किसी, जैसे कहते हैं नहीं, गांधी जी ने जैसे बोला था कि बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, बुरा ना कहो, तो सेम चीज़ ये क्या कहते हैं कि आपको किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचना है, या फिर किसी के बारे में कुछ भी आपके माइंड में कोई भी गलत विचार नहीं आने चाहिए। साथ में बॉडी फास्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी तरीके से अपने बॉडी से जो पॉइजनस मैटर्स है उन सबको अपनी बाहर निकालो, जिससे आप थोड़ा हेल्दी रहो, जिससे आप खुश रहो। सेम चीज़ ये फर्म के साथ बोलते हैं। फर्स्टली क्या है? बॉडीली फास्टिंग, यानी फर्म को क्या करना चाहिए? बहुत एक्सेसिव डेवलपमेंट या बहुत ज़्यादा बिल्डिंग बना ले रहे हो, बहुत ज़्यादा आपकी मशीन्स लगाते चले जा रहे हो, इतना ज़्यादा भी मशीन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टॉक ऑफ गुड्स नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ मेंटल फास्टिंग क्या है कि जो आपका एंटरप्रेन्योर है या जो आपका ऑर्गेनाइजर है, उसके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि भाई कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद, आप बस प्रोडक्शन करो, बस पैसा चाहिए, बस पैसा चाहिए। उसके दिमाग में थोड़ा सा एक ये भी थिंकिंग होनी चाहिए कि वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो नॉन वायलेंट होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भलाई हो, लोगों का जो वो प्रोडक्ट बना रहा है। अब जैसे गांधी जी ने क्या कहा था कि जो टोबैको वाले प्रोडक्ट बनाते हैं या जो एल्कोहल बना रहे हैं, वो भी तो इकोनॉमिक्स में बहुत हेल्प कर रहे हैं, मगर ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं है सोसाइटी के लिए। सेम चीज़ जेके मेहता भी कहते हैं कि आपको नॉन वायलेंट इकोनॉमी बनानी चाहिए, आपको इस तरीके से काम करना चाहिए कि किसी के साथ भी गलत ना हो, या कुछ अपना माइंड जो है वो अच्छे थॉट से भरना चाहिए ऑर्गेनाइजर को। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए, ग्रोथ का जो कंसेप्ट है वो मेहता जी के लिए थोड़ा सा अलग था। ये क्या कहते हैं कि पॉपुलेशन में, वेल्थ में, पर कैपिटा इनकम में अगर ग्रोथ हो रही है तो ये चलो ठीक है, ये माना मैंने, ग्रोथ हो रही है, मगर इसके अलावा भी एक जो मोरल प्रोग्रेस है, ये जो एक मोरालिटी है, जो देश के लोगों का जो एक मोरल स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ना चाहिए, वो भी आपका एक ग्रोथ के अंडर ही आता है। तो इन्होंने मोरल प्रोग्रेस को भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाया है। और साथ ही साथ ये एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी बिलीव करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है किसी इंडस्ट्री का, फर्म का या कंट्री का, वो भी बहुत अच्छे से एफिशिएंट होना चाहिए। इसके साथ साथ ये क्या कहते हैं, इनोवेशंस को इन्होंने स्ट्रेस किया, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को ये क्या कहते थे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो तब होगा जब आपका जो कैपिटल है वो प्रोडक्टिव होगा, तभी तो। अगर कैपिटल की वजह से आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तभी तो लोग इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपका जो ये एक जेस्टेशन पीरियड होता है, जेस्टेशन पीरियड क्या होता है कि जैसे आपने पैसा लगाया किसी मशीन में, तो कितने समय बाद आपको उसका प्रोडक्शन का पैसा मिल रहा है, यानी कितने समय बाद आपके पास पैसा वापस आ रहा है, वो जेस्टेशन पीरियड है। अगर थोड़े थोड़े समय में ही पैसा वापस आ रहा है तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। क्या मतलब है, जैसे मान के चलो मैंने आज 100 रुपये लगाया, ट्रेडिंग नहीं करते आप लोग, 100 रुपये आज मैंने लगाया, परसों मेरा 120 रुपये हो गया, तो मैं और ज़्यादा पैसा लगाऊंगा कि चलो और ज़्यादा। लेकिन अगर मैंने 100 रुपये आज लगाया, 1 साल बाद मुझे 120 रुपये मिल रहा है, तो भाई मैं क्या ही इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो इन्वेस्टमेंट तब इंक्रीज होती है जब जेस्टेशन पीरियड आपका थोड़ा सा कम हो। लास्ट हम लोग इनका आइडिया देखेंगे। देखिए, थोड़ा सा एंड में मैंने जल्दी जल्दी कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग बन रही थी। कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इकोनॉमिक थॉट, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पर रहे हैं, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर रहे थे, या इसके अलावा भी ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं अलग अलग एक इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन, आई थिंक उसके भी ये चेयरमैन रहे या हेड रहे। तो इनके कई सारे आइडियाज़ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहे। साथ ही साथ ये जेवॉन से इन्फ्लुएंस थे, महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। मैंने कहा ना, मार्जिनल यूटिलिटी, ये जेवॉन्स के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं, या जो भी आपके मार्जिनलिस्ट थिंक कर दे। सो इन सब का इनके आइडियाज़ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। देखिए, इनका थ्रू आउट जो भी इनके आइडियाज़ है वो फिलोसफिकल ज़्यादा हैं, उतना ज़्यादा आप कह सकते पॉजिटिव या उतना ज़्यादा इस तरीके से नहीं है जैसे मैथमेटिक्स या जैसे इकोनॉमिक्स होती है, मगर फिर भी ये जो है ये प्लानिंग में या आज के समय पे भी ये सब थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रखते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ जेके मेहता। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।